नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपके सामने फिर एक नया सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उसके अंदर हम वही चीज़ बताएंगे जो हमने आपको, ये हमारा जो सिलेबस है इस समय, आज जो क्लास है हमारी वो बीएड सेकेंड ईयर की है। फर्स्ट ईयर का हमने आपको कल बता दिया था, उससे पहले हमने बीएड सेकेंड ईयर को बताया था। हमने आपको जैसे बताया था कि एक दिन फर्स्ट ईयर एक दिन सेकेंड ईयर, इस तरीके से हम अपने सिलेबस को करते चलेंगे ताकि दोनों साल हमारी साथ के साथ कंप्लीट होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में, यानी 201 में। यहाँ पर हम जो है आज ले रहे हैं जानने, यानी कि ज्ञान के विभिन्न तरीके। वो कौन कौन से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम कुछ जान सकते हैं या हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। उन्हीं तरीकों को आज हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे सबसे पहले आता है हमारा यहाँ भाषा। अगर ये भाषा इसके अंदर नहीं होगी तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। हम किस तरीके से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, अपने अंदर की जो आवाज है उसको बाहर जब व्यक्त करते हैं, कुछ ध्वनि जब बाहर निकलती है तो वो एक भाषा का एक रूप होता है। उस ध्वनि के माध्यम से हम किसी सामने वाले को अपने विचारों से अवगत कराते हैं, तो वो है भाषा। जब तक मैं आपसे नहीं कहूंगी या मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको जितनी भी बोल करके ये कोशिश कर रही हूँ, ये एक भाषा है। और जब तक मैं आपसे नहीं कहूंगी, आपकी नहीं सुनूंगी, तब तक जो कोई बात समझ में नहीं आ सकती। तो भाषा एक बहुत ऐसा सशक्त माध्यम होता है कि विचारों को आदान प्रदान किया जाता है, उसको समझने में, सोचने में, समझने में एक सक्षम भाव होता है, उसको कहा जाता है भाषा। दूसरा आता है ज्ञानानुभूति। जब भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं तो ज्ञान की अनुभूति होती है। उस ज्ञान की अनुभूति को हम अपने अंदर धारण करते हैं। हमने क्या सीखा, हमने क्या सुना, उस चीज को हमने अपने अंदर किस तरीके से किस रूप से ढालने की कोशिश की है, वो ज्ञान की अनुभूति होती है। बहुत से लोग हमें बहुत सी बातें बता देते हैं, उनमें से कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं, तो वो एक अनुभूति होती है। हम उस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज होती है ज्ञानानुभूति। फिर आता है इसके अंदर संवेग और संवेग। ये वो इमोशंस होते हैं और ये हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। मैं तो ये कहूंगी हर व्यक्ति के नहीं, हर जीव के अंदर इमोशंस होते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो जो है हर किसी के संपर्क में रहता है। अब यहाँ पर हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे अंदर संवेग नहीं होंगे तो हम किसी और व्यक्ति के प्रति किस तरह का भाव व्यक्त कर सकते हैं, उनकी मनस्थिति को समझ सकते हैं, वो चीज नहीं होगी। इसलिए संवेग हर व्यक्ति के अंदर होने आवश्यक है और इसके माध्यम से ही हम हर व्यक्ति से जुड़े होते हैं, हर जीव से जुड़े होते हैं, हर प्रकृति से जुड़े होते हैं। इसलिए संवेग का होना बहुत आवश्यक है। और जब तक संवेग, अब जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ और मेरा एक अलग ही व्यवहार है, आपका एक अलग व्यवहार है, लेकिन इमोशन आपके अंदर भी है, इमोशन मेरे अंदर भी है। तो जब दो तरह के इमोशंस होते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम उस चीज को अच्छे से जानते हैं कि हम वहाँ हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अनायास ही हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। सपोज कीजिए हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते समय अगर अचानक से कोई ऐसा भाव व्यक्त होता है वहां से कि हमारे अनायास ही आंसू निकल आते हैं, तो ये हमारे अंदर का एक भाव है। हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, हम जानते हैं कि वो एक कला है, एक नाटक है और कुछ नहीं है जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है बस, लेकिन फिर भी हमारा इमोशन है बाहर निकल कर आता है आंसुओं के माध्यम से। ठीक इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति से जुड़े होते हैं, तो वो केवल इमोशंस होते हैं। उस भाव के जरिए ही हम व्यक्ति से, समाज से जुड़ सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर प्रयोजन तर्क। प्रयोजन तर्क यानी कि एक ऐसा कारण, एक ऐसा हेतु जिसके विषय में कोई तर्क, विचार, विमर्श, बात, पक्ष रखा जाता है, तब उसका कोई एक उद्देश्य निर्धारित होता है। अगर यहाँ पर जानने के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, तो फिर हमारे उस ज्ञान प्राप्ति का कोई भी आशय नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। हम जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से कहीं पर हम चले जा रहे हैं, रास्ता इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा जरूर है, लेकिन इस टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलते समय क्यों ये प्रक्रिया कर रहे हैं,
क्यों इस रास्ते पर चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा कहीं ना कोई उद्देश्य होता है, तब जाकर के हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर चलते हैं। तो एक प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन को प्राप्ति करने के लिए हमें जानने की आवश्यकता होती है। तो वहां पर जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम है, तो यहाँ पर आपका एक उद्देश्य हो गया एग्जाम। अब उसकी प्राप्ति के लिए, यानी कि उसका परिणाम जो निकलेगा उसकी प्राप्ति के लिए आपको विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ेंगी, विभिन्न प्रकार के आपको तर्क करने पड़ेंगे, विभिन्न प्रकार के नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उसकी एक प्राप्ति कर पाओगे परिणाम की। तो यहाँ पर ठीक उसी तरीके से एक प्रयोजन होता है और उसके विषय में हम तर्क करते हैं, तब हमें जानने की यानी कि ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रयोजन का होना आवश्यक है। अब ये आ गया कल्पना। कुछ विचार ऐसे होते हैं हमारे जो कि कल्पनाएं हम जिनको कहते हैं। हम जानते हैं कि इंसान कल्पना में नहीं रह सकता, लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी कल्पना बहुत आवश्यक है इंसान को आगे बढ़ाने के लिए। कल्पना नहीं होगी तब तक इंसान पैर नहीं आगे बढ़ाएगा। हमने सोचा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मुझे आवश्यकता है खाना खाने की और मुझे लगी है उसके लिए भूख। अब भूख के लिए क्या करूंगी? मेरे दिमाग में कल्पना आएगी भूख, क्योंकि भूख तो कई तरह की होती है। अब उस भूख में मुझे क्या चाहिए? मुझे रोटी चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे सब्जी चाहिए या दाल चाहिए, मुझे कोई मिठाई चाहिए या क्या चाहिए? तो जिस चीज का मैंने यहाँ पर आकलन कर लिया कि मुझे फलानी चीज चाहिए, मैं उसी चीज की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य करूंगी। तो वहां मैंने अपने कल्पना के अंदर उस चीज को इमेजिन कर लिया, बना लिया कि मुझे इस चीज की प्राप्ति चाहिए। अगर मुझे रोटी की भूख लगी है तो मैं रोटी बनाने के लिए कल्पना करूंगी कि रोटी खाऊंगी मैं, तो वहां पर मुझे कल्पना करनी पड़ेगी। फिर उसके लिए मुझे कार्यशील होना पड़ेगा, फिर मुझे बनाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी हमारे दिमागों में कल्पनाएं आती हैं, निकल जाती हैं, आती हैं, निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जानने के लिए कल्पनाओं का होना बहुत आवश्यक है। अगर कल्पना नहीं होगी, व्यक्ति कदम नहीं बढ़ा सकता। फिर आता है यहाँ पर अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान से तात्पर्य है कि स्वयं के अंदर, अंतर मीन्स अंदर, अपने मन के अंदर जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जब तक व्यक्ति के अंदर स्वयं कोई उत्पत्ति का साधन नहीं होगा, स्वयं वो कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अंतर्ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक होता है। और उसके बाद आता है विश्वास। विश्वास एक ऐसा तथ्य है जहां हमें सत्य की तरफ लेकर के जाता है कि हमारा विश्वास कैसा है। विश्वास दो तरह के होते हैं, मजबूत और कमजोर। मजबूत विश्वास जो होता है वो एक ऐसे सत्य की तरफ लेकर के चला जाता है जहां पर हम जानते हैं कि ये इसका तथ्य निकल करके आ गया, अब हमें यहाँ से कोई डिगा नहीं सकता। ये कुछ विश्वास इस तरीके से भी होते हैं कि जैसे कि हमारी कोई आस्था से, विश्वास अधिकतर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां हम उस आस्था की तरफ एक मत होते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है, ये हमारा विश्वास है। क्यों? हमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है। तो वहां कोई ना कोई तथ्य रहा है उसका, तो उस तथ्य की तरफ लेकर के जाता है और हम उस तथ्य को सत्य मानते हैं। तो विश्वास का होना ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए विश्वास का होना अत्यंत आवश्यकता है। जब हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें विश्वास हमारे बहुत ही आवश्यक रूप से मौजूद होना चाहिए। और अब आता है हमारा यहाँ पर स्मृति। स्मृति वो चीज है कि ये सारे पॉइंट्स हमने जो रखे हैं यहाँ पर, अभी देखे हैं और सुने हैं, इन सबको अगर हम स्मृति में नहीं बिठाएंगे, अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे, तो किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हमारे अंदर आ सकता। हमें अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी स्मृति को भी मजबूत बनाना होगा, तब जाकर के हम ज्ञान की अच्छी उपलब्धि ले सकते हैं, अच्छी उपलब्धि कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा 8 पॉइंट हमारे थे कि जो जानने के तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम कोई चीज जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान है तो विभिन्न तरीके उसके कौन कौन से होते हैं, तो ये 8 बिंदु इसके आते हैं। अब देखते हैं ज्ञान के कौन कौन से स्रोत होते हैं, यानी कि कहाँ से हम ज्ञान प्राप्त और कर सकते हैं। तो वो आता है सबसे पहले हमारा विभिन्न प्रकार के दर्शन, वेदांत, धर्म।
इन चीजों से हमें ज्ञान की प्राप्त होती है। शिक्षा में और ज्ञान में अंतर मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था कि शिक्षा और ज्ञान क्या है, दोनों पर्यायवाची होते हुए भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है हमारी, वहां से हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिलॉसफी पूरी तरह से जिज्ञासाओं से भरा हुआ होता है। तो वहां पर दूसरा वेदांत, हमारे धर्म के आधार से जो हमारे वेद हैं, उनके आधार से हम किस तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। और धर्म के आधार पर हम अपना आचरण व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर ज्ञान जो है हमें प्राप्ति होती है। बहुत से व्यक्तियों को हमने देखा है कि ज्ञानपूर्ण बातों को करना, तो यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो दिखावटीपन करते हैं, बहुत ही ज्यादा दिखावटीपन करते हैं, और एक होते हैं धर्म के अनुसार अपना हर आचरण व्यक्त करते हैं, लेकिन मुख से कुछ नहीं कहते। तो जो मुख से कुछ नहीं कहते और धर्म के आधार से ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, वो धर्म के अनुसार चलते हैं, तो उनके अंदर ज्ञान है। इसके और कहा भी जाता है कि ज्ञान का कभी कोई बखान नहीं किया जाता। तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए दर्शन यानी फिलॉसफी, वेदांत और धर्म। दूसरा आता है पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है और पुस्तकें, दोनों में भी अंतर होता है। धार्मिक ग्रंथ वो होती है जो धार्मिक रूप से हमारी हर एक कहानी को प्रदर्शित करता है, और पुस्तकें वो होती है जो कि हमारे यहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने उसके अंदर स्पष्टीकरण कर दिया, हमने पढ़ा, उसमें थोड़ा सा अपना रूप रख दिया, फिर किसी और को रख दिया। तो पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त होता है, धार्मिक ग्रंथों से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकें विद्यालयों में प्रचलित है, धार्मिक ग्रंथ जो है हमारे हर घर में मौजूद होंगे अपने धर्म के अकॉर्डिंग। तो वहां पर धर्म के अनुसार हमारे धर्म से संबंधित हर एक बात हमारे अंदर आएगी। हमारा धर्म हमें किस तरीके का आचरण करना सिखाता है, ये चीजें उसके अंदर व्याप्त है। तो वहां से हम अपना वही नीति अनुसार अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और यही बचपन से अगर एक बालक को सिखाया जाता है, तो वो धर्म के अनुसार ही अपना पूरा आचरण करता है। तो यहाँ से जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो पुस्तकें उसमें सहयोग देती हैं, और उसके अंदर जो दूसरा आता है वो धार्मिक ग्रंथ होते हैं। फिर आता है यहाँ पर स्वानुभव। जब तक स्वयं के द्वारा हम अनुभव नहीं करेंगे, अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी ज्ञान को अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। इसीलिए कहीं से भी कोई भी हमने बात सुनी है, देखी है, कोई कह रहा है, तो वहां पर उसकी हर बात को हमें ये सुनना है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान वाली कौन सी बात है, उस चीज को एक्सेप्ट करना, तो वो हमें स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा, अनुभूति करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक स्रोत इसका स्वानुभव भी है। फिर आता है यहाँ पर इंटरनेट प्राप्त सामग्री। आज के जमाने के अंदर अगर हम देखते हैं, तो हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्रोत मौजूद हैं, जिसमें इंटरनेट एक ऐसा प्रमुख सशक्त साधन है जिससे कि हम हर प्रकार का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता है उसकी उचित रूप से प्रयोग में लाना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। तो यहाँ पर हमने इस चीज को देखा कि इसके अंदर बहुत सारी सामग्रियां और हर प्रकार का ज्ञान इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारा एक मुख्य रूप से स्रोत है इंटरनेट प्राप्त सामग्री। फिर आता है परंपरागत कहानियां। परंपरागत कहानियां जो बहुत पुराने समय से लगातार चली आ रही हैं। हमारी जो पूर्वज थे, उन्होंने भी अपने पूर्वजों से सुना, हमने भी अपने पूर्वजों से सुना, हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो ये एक परंपरागत इनकी जो है कहानियां हैं, जिसमें एक लौकिक भी आती है और पारलौकिक भी आती है। लौकिक सांसारिक रूप से आता है कि संसार में रहने के बाद व्यक्ति किन किन स्थिति और परिस्थितियों से जूझता जाता है, तो वो तो लौकिक हो गई। पारलौकिक हो गई हमारे धर्म से संबंधित, हमारा वो एक शास्त्र से संबंधित, हमारे वेदांत से संबंधित, तो वो सारी चीजें पारलौकिक हो गई। ईश्वर है, कैसा है, आकार क्या है, रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, इत्यादि बहुत सारी बातें आती हैं, तो वो पारलौकिक हो गई। जबकि हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है, तो हम उसके आधार पर उसको मानते हैं। तो यहाँ पर ये पारलौकिकता आ गई इसके अंदर। फिर आ गया यहाँ पर ध्यान। जो मेडिटेशन हम करते हैं, ध्यान के माध्यम से हमने अगर हम चाहते हैं अगर हर व्यक्ति प्रातः काल या जब भी उसको समय मिले, अगर ध्यान अवस्था में वो जाता है, तो अपने बहुत सारे रहस्यों को, वो ब्रह्मांड के रहस्यों तक को आसानी से समझ सकता है, अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है, अपने अंदर की जिज्ञासा को बहुत ही अच्छे से स्वयं जान सकता है।
और यहाँ हमारी क्या आकृति है, क्या विकृति है, शरीर कैसे बना है इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जिनको जानने के लिए हमारे मन में बचपन से ही हम सोचते चले आ रहे हैं। हमारा शरीर कैसे बना, कैसे चलता है, इसके अंदर क्या क्या क्रियाएं बताई गई हैं, ब्रह्मांड में ये सारी चीजें कैसे उत्पत्ति हुई, इसका संचालन कौन कर रहा है इत्यादि बहुत सारी बातें आती हैं। तो उसको ध्यान के माध्यम से हम समझने की कोशिश आसानी से कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे हम मेडिटेशन को बढ़ाते चलते हैं तो वहां पर हम संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ध्यान। अब आता है सामाजिक अंतःक्रिया। व्यक्ति एक सामाजिक है और समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर जब समाज में अब आज हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो आगे भविष्य में हमें भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो सामाजिक अंतःक्रिया हमारी रखनी आवश्यक है, क्योंकि आज कर रहे हैं कल प्राप्त भी करेंगे। तो इस तरीके से हमें समाज में रहकर उससे अंतःक्रियाओं को बनाए रखना है, ताकि विचारों का आदान प्रदान चलता रहे, सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहे, मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहे और ये समाज की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये आदान प्रदान की जो क्रिया है, अंतःक्रिया जो है, वो सामाजिक रूप से बहुत आवश्यक है और व्यक्ति यहीं से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है, जीवन को यहीं से जीता है और यहीं पर समाप्त कर देता है। अब आता है अंतरराष्ट्रीय अंतःक्रिया। हम अपने ही देश में नहीं, अपने ही समाज में नहीं, अपने ही समुदाय में नहीं, हमें अंतरराष्ट्रीय जो अंतःक्रिया है उसको भी बना करके रखना है। हमारे देश से बाहर विदेश में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, अपनी आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, ऐसी और कौन कौन सी नॉलेज हैं जो कि इस पूरे विश्व पृथ्वी पर जो है फैली हुई हैं, वो हमारी जानने के लायक है। तो हम उसको किस तरीके से जान सकते हैं। तो देश विदेश की जितनी भी सूचनाएं होती हैं, समाचार होते हैं, उन सबका भी ज्ञान हमें रखना आवश्यक होता है। और ये भी एक ऐसा उसके लिए मैंने आपको बताया, ये इंटरनेट जो प्राप्त सामग्री है, इससे बहुत सारी चीजें ऐसी इन उपकरणों से हम प्राप्त कर सकते हैं कि बाहर विदेशों में क्या हो रहा है। जैसा कि अब मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय के अंतर्गत जो एक महामारी फैली हुई है कोरोना, तो उसको हम देखते हैं अपने घर पर, हम टेलीविजन पर देखते हैं, यूट्यूब के जरिए देखते हैं, नेट के जरिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी मौतें हुई, कितना संक्रमण फैला है इत्यादि बहुत सारी बातें इसके आ रही हैं। इसके लिए कोई उपचार का जो सुविधा है वो कहाँ से बनना शुरू हुआ है, कैसे बनना है, कहाँ से ये फैला इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं। अब इसी के विषय में जानकारी को प्राप्त करना, तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतःक्रिया हो गई हमारी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके बहुत सारे ज्ञान के प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो यहाँ पर 8 दे रखे हैं और यहाँ पर जानने के जो विभिन्न तरीके हैं, इन तरीकों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो भी मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर अपना सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, इनमें से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे। ये सोच करके आप पूरी तरीके से इन क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि इन्हीं में से मैं आपको कराई हूँ जो हमारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपसे बस यही है कि आप उसी हिसाब से इसकी तैयारी करते चलें, क्वेश्चन यहीं से आते जाएंगे और इनमें से 100% क्वेश्चन आने हैं, मतलब आने हैं। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारी कीजिए और तैयारी कराऊंगी मैं, आराम से अच्छे से कराऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा है नहीं समझ में आता, आप मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। और आशा करती हूँ आपको जितना भी मैंने आज यहाँ बताया है, पिछली वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट ईयर का भी हो चाहे सेकंड ईयर का भी हो, उसको मैं अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ और वो आपको पसंद भी आया होगा और आ रहा है। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और पढ़ने वाले उन छात्र और छात्राओं तक इसको अवश्य पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि समय से उनको हर वीडियो मेरी मिल सके। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस करें और जो भी आपके कमेंट है आप उसको मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी के साथ आपको नमस्कार।